k factorial, is it e raised to x plus e raised to negative x, just that, or by 2? हाँ उस तरह से हो जाएगा। हाँ तो मतलब इजी है ना, जस्ट रिलेट करना इजी है, मतलब एक्सपेंशन, जस्ट एक्सपेंशन जिसको याद है तो उससे हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए। सो जो s है, s क्या है, s इज समेशन x के y के फर्क के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये किसका नोटेशन है, इसको खोलोगे तो हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चल रहा है। तो ये e की पावर x है, एंड t जो है तो e की पावर x का ये नोटेशन है। अगर e की पावर माइनस x का नोटेशन लिखोगे सो 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे क्या सिर्फ इवन पावर चाहिए, तो ऑड वाले कट जाएंगे। सो ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये e की पावर x का एक्सपेंशन है और e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन है। तो s इज जस्ट e की पावर x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका भी 2 टाइम, ऑड वाले करते चले जाएंगे। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 जो होगा तो यही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। Sir, for me there was a calculation error that by 2. जस्ट टी हो गया। Okay, अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके हिसाब से। सो एस इज ई की पावर एक्स, टी इज दिस एक्चुअली, सो दिस इज टी ओनली, खोलोगे तो ये बनेगा। सो बस अब इसको कंपेयर कर लो, ऑप्शन के हिसाब से चेक करो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, दैट्स ऑल। ओके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार चेक करो जो लोगों ने किया है, कुछ ऑप्शन इज करेक्ट। third option. थर्ड वन है ना, जस्ट एक बार है ना, तुम्हें चेक करना है कि t माइनस वाई जो 0 आ रहा है क्या, ये आएगा क्या, t अपॉन ए सी आएगा क्या, t अपॉन ए सी आएगा, बस चेक करना है। ओके सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 33 था। अब आते हैं 33, 29 एंड 32 भी है। 34, 29, 34, चलो 29 देख लो पहले। सो 29 ये कह रहा है कि x की पावर 2n माइनस 3 साइन 1 बाई एक्स, जब x नॉन जीरो है और जीरो जो है तो fx कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। ऐसा कब होगा, कब ये कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 2n प्लस 3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो पावर को लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स। हाँ हालांकि डायरेक्ट थ्योरम भी है ये। सो दिस इज डायरेक्ट थ्योरम, और यू कैन सी देखो कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट। सो बोला है कॉन्टिन्यूअस है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर 2n माइनस 3 साइन 1 बाई x, x रेज़ टू पावर 2n माइनस 3 साइन 1 बाई x, दिस क्वांटिटी विल बी 0 क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। सो ये 0 कब हो पाएगा, दिस पावर पे क्या रेस्ट्रिक्शन आएगी बताइए, तो ऐसा कब होगा। सो 2n माइनस 3 हैज टू बी मोर देन 0, क्योंकि x का कुछ भी पावर रहेगी तो 0 टाइम ये बाउंडेड क्वांटिटी है 0 हो जाएगी। सो यहाँ से एक रेस्ट्रिक्शन आया कि दिस शुड बी देयर।
तो यहाँ से आया कि ओके, तो यहाँ से आएगा कि 2n मोर देन 3, तो n मोर देन 3/2 होनी चाहिए। ठीक, ये है। अच्छा, इक्वलिटी अलाउड है क्या? क्या ये इक्वल टू 0 होगा? तो अगर पावर 0 हो गया, मान लो इक्वल टू, तो पावर अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं, तो इक्वलिटी नहीं लगा सकते हम, है ना। मतलब दिस पावर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पावर 0 होगा तो खत्म हो जाएगा ये, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से ये जो कह रहा है कि 3/2 से ज्यादा होगा, ये तो गलत कह रहा है ना। 3/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हम। ठीक, यहाँ भी कह रहा है 3/2 को इंक्लूड कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्लूड करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं रहेगा। अगर मैं n को 3/2 रख लूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, so if you replace n is equal to 3/2, तो ये पावर 0 हो जाएगी, और पावर 0 हो जाएगी तो ये गायब, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए पावर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पावर को पॉजिटिव होने के लिए n को 3/2 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 3/2 को इक्वल पॉसिबल है, नहीं। ये भी कह रहा है 3/2 को इक्वल पॉसिबल है, क्लोज लगा रखा है, गलत कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस होने के लिए n को 3/2 से ज्यादा होना पड़ेगा, ये कह रहा है 3/2 से, ये भी 3/2 पे इक्वलिटी लगा रखा है, तो ये भी गलत हो गया। दिस इज ओनली पॉसिबल ऑप्शन, मतलब दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये अलाउड है नहीं। अब ये ऑप्शन कह रहा है इंक्लूड कर लो, ये भी कह रहा है इंक्लूड कर लो, ये भी कह रहा है इंक्लूड कर लो। तो अगर ऐसा होगा, सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सपोर्ट करेगा। बाकी तुम आगे कर सकते हो, आगे जरूरत नहीं, एलिमिनेट हो गया ऑप्शंस, ठीक है। सर नॉन डिफरेंशिएबल की केस क्या होगा? लाइक अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल देखो, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। सो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो हमें ध्यान रखना है कि दिस शुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। सो इसको पहले कैलकुलेट कर लो। सो यहाँ से क्या आएगा, आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये? x raised to 2n minus 3 sin 1 by x। 2n minus 4। तो अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट कब करेगी? sin 1 by x भी तो है सर fx। अच्छा, वो छोड़ दिया मैंने, एक मिनट, हाँ वो मैंने छोड़ दिया। सो यहाँ साइन 1/x था जो मैंने गलती से छोड़ दिया है। बताइए, सो ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? when minus 4 greater than 0। यस, सो 2n minus 4 स्ट्रिक्टली मोर देन 0 तो एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में डिफरेंशिएबल हो जाएगा फिर, और हमें क्या चाहिए? नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2n minus 4 less than 0। ठीक है ना, सो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि अगर पावर मोर देन 0 हुआ तो ये बाउंडेड क्वांटिटी है, 0 हो जाएगी। सो लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो यहां से क्या आएगा? ठीक, तो यही आगे देख लो, तो लेस देन इक्वल टू 2। हाँ सर, ओके। ठीक है। सो ये जो मैं फाइंड कर रहा था, दिस वाज f'0, है ना। सो f'0 मस्ट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए।
सो 29 के बाद 34. ओके, कहाँ पहुंचे? 34. ओके, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो ये तो आसान सा है, फॉर्मूला बेस्ड है इसमें. The first identity, I know, we know it. अरे सिंपल इंटीग्रेशन है, क्लास 12th का इंटीग्रेशन रिवाइज करो अगर नहीं आ रहा है तो. दिस इज जस्ट क्लास 11 12th इंटीग्रेशन. बताओ भाई, log x का डेरिवेटिव 1 by x, e की पावर x f(x plus f dash x). हाँ बताओ 1 कहाँ जाएगा? Yes sir. D. A will 2 का बताओ. 1 upon x डेरिवेटिव किसका होता है? log x का. You take log x as t, so ये dt upon t log t, तो log of log x. So this is basic integration. यहाँ पे कैसे करेंगे? Substitution method. You take t is equal to, substitute t is equal to log x. Then 1 upon x will become dt, 1 upon x dx will become dt. So dt upon t log t, you return the value of t as log x. So log of log x. अब यहाँ देखो, ये log x है, ये 1 by x square है, तो डायरेक्ट तो फिट होगा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by x. तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, हो गया. अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो. एक हो जाएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा. दूसरा प्लस e की पावर x 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो ब्रेक इनटू टू डिफरेंट इंटीग्रेशन, टू इंटीग्रेशन का सम. तो एक का आंसर आएगा e की पावर x log x प्लस दूसरे का आंसर आएगा e की पावर x इंटू माइनस 1 बाई एक्स. कौन सा है? अब अंतिम कुछ नहीं है तो यही है. बताओ. बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है. मैं कोई लिख के बताऊं? अभी जस्ट मैंने हिंट दिया मैंने. इफ यू वांट Yes, sir, like, okay, it's okay. डन ना. ओके, सो 34 तक हो गया. अब क्या रह गया? 33 हो गया, 36, ठीक है. 36. सो 36 इज सेइंग कि a कोई मैट्रिक्स है, स्मॉल a स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल a एंड x into y 1 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ a into a ट्रांसपोज. व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस? एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस ना देख के छोड़ देते हैं. यू ट्राई, नहीं आ रहा है फिर भी ट्राई करो, उसके बाद आप कर पाओगे. अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं वो करो, एंड देन यू विल सी दैट कि आपका कोई ना कोई अप्रोच वर्क करेगा. तो सिंपल है, डिटरमिनेंट ऑफ a into a ट्रांसपोज. सो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, a into a ट्रांसपोज है, सो डिटरमिनेंट a into डिटरमिनेंट a ट्रांसपोज, एंड द थ्योरम इज a एंड a ट्रांसपोज दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही होता है. तो डिटरमिनेंट a का स्क्वायर. अब यहाँ से बताओ डिटरमिनेंट क्या आएगा जी? a का डिटरमिनेंट क्या है? A square minus 1. a square minus xy, and xy is given 1, so a square minus 1. तो यहाँ क्या आ गया? a square minus 1 का होल स्क्वायर. सो वेरी इजी क्वेश्चन. कुछ खास नहीं है ना. तो यहाँ एक अप्रोच यूज हुआ कि a and a ट्रांसपोज हैव सेम डिटरमिनेंट. वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज. तो उससे आ जाएगा. दैट्स ऑल. Okay, done. So now Sir, 35 भी है.
35 में क्या स्क्वायर मैट्रिक्स P satisfies P square is I minus 2P and P की पावर n is 29P minus 12I then n is, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, ये रिकर्सन यूज करना है आपको, तुम लोग ट्राई क्यों नहीं करते हैं? इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। एक्चुअली ये वो लोग डाउट को तुम ट्राई नहीं कर रहे, तुम्हें बता रखा है पी स्क्वायर ये है, अब क्या है n की वैल्यू, या तो 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 3 होगी। चलो मैं पी क्यू निकाल देता हूँ, पी स्क्वायर पता है ना, पी क्यू मतलब क्या, पी इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू है आई माइनस 2p इक्वल टू, यहां से आ गया p इंटू आई पी माइनस 2p स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो बन नहीं रहा, ये नहीं बना ना अभी, कोई बात नहीं। अब P4 निकालो, P4 क्या होगा, P इंटू पी क्यूब या P स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, जैसे तुम्हें बेटर लगे। हो जा रहा है क्या कह रहा हूँ, या तो P इंटू पी क्यू करो या P स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर करो, इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ आंसर या तो 3 4 5 6 होगा, ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके सर ठीक है, कर लूंगा। तो ट्राई तुम लोग नहीं करते ना, दिक्कत ये देख के ही घुटने टेक देते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। यहाँ बता रखा है एन या तो 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, इनमें से एक होगा, तो पी क्यू पी 4 पी 5 पी 6 निकाल ले, कोई ना कोई एक मैच करेगा इसके साथ। ऐसे सिंपलीफाई करो, P4 भी मैच करा, P5 निकालो, P5 नहीं करा P6 निकालो, कोई एक इनमें से एक मैच करेगा। अगला 35 हो गया, 35 के बाद 36 तो हो गया, 36 के बाद था 40 45, सो फोर्टी कह रहे एरिया, अरे यार ये सब तो मतलब जिन लोगों को ये सब नहीं आ रहा, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट देम टू क्लास 11 12 की चीजें पढ़ो। मतलब मैं अगर ऐसे कर दूंगा ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर भी नहीं आएगा एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाने से, ये तुम्हें तब आएगा जब तुम ऐसे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कहाँ से सॉल्व करोगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे 3 एक्सरसाइज है 8.1 8.2 और बाद में मिसलेनियस, सब में 10-10 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 50-60 क्वेश्चन तो होंगे एनसीईआरटी में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी, एक बार बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक दिन में, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अब ये सब और डाउट आ रहा है मींस यू आपके बेसिक बहुत वीक है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा वर्क करो इस पे, जिनको भी इनमें डाउट्स आ रहे हैं यू जस्ट वर्क ऑन इट, क्योंकि वर्क आपको करना, मैं अगर सॉल्व कर भी दिया इसको कर ही दूंगा सॉल्व में, लेकिन इससे आपको नहीं आ जाएगा सारे क्वेश्चन, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, आपको देखना है क्यों नहीं आ रहा है, तो जस्ट वर्क ऑन बेसिक्स। जैसे जब डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन जिनको नहीं आ रहा था, यू जस्ट सी चैप्टर 4 है आई थिंक क्लास 12 के एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट चैप्टर, अरे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो क्लास 12 में था, वो सब तो कर पाओ कम से कम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 12 में, एक बार बैठ के 11 12 का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, सीयूबीटी का आधा सिलेबस तो वहीं से हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आप लोगों को, आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है आप लोगों को। मतलब ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये जस्ट गो एंड सॉल्व देयर, वहां डाउट हो रहा है पूछो, बट सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको जब भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह क्वेश्चन ढूंढो, और इस तरह क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जस्ट क्लास 12 में चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां सॉल्व करो जाके, एंड उसमें डाउट हो रहा है क्लास में पूछो, बट सॉल्व करने 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके क्लैरिटी आएगी कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ये है जो क्लास 12 का क्वेश्चन है। देखो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस, इसमें क्या है मेन तो पहली चीज आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद एरिया कैसे निकालते हैं ये पता हो, ठीक है। सो ये y है ना, y बराबर 3/4 x स्क्वायर, सो सिंपल y बराबर x स्क्वायर जैसा ही बना रफली, तो इसका ग्राफ रफली ये हो गया, y बराबर 2x माइनस 1 है, तो x को 0 रखेंगे तो रफली क्या होगा x को 0 रखेंगे y माइनस 1 हो जाएगा,
तो x को 0 y माइनस 1 और y को 0 रखेंगे x 1/2, तो यहाँ 1/2 है ना। मतलब रफली तुम्हें देखना है, अगर तुम्हें समझ ना आए कहाँ कट करेगा, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे y है 3x²/4, यहाँ पे y है 2x माइनस 1। सो बिफोर मेकिंग ग्राफ आप ये भी देख सकते हो कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। सो 3x²/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, सो यहाँ से आएगा 3x² बराबर 8x माइनस 4 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर दो, कितना होगा, क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, 4 दिए 12, 6 दूने 12, हाँ। सो 3x माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 3x यहाँ से कॉमन ले लो, सो x माइनस 2 कॉमन लो, x माइनस 2 इज 0। और कुछ लोग तुम्हें से ऐसा भी होगा जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया होगा, जैसे ऐसे देख दे के क्वेश्चन नंबर डाल दिया चैट में, उससे क्या है आप सीखोगे नहीं। पूरे अगर कोर्स में मैं अक्सर बच्चों को ये फोर्स करता हूँ कि पहले खुद सॉल्व करो फिर डाउट पूछो, ये नहीं कि पेपर उठाए और रैंडमली लिख दिया 30, 34, 35 अपनी मर्जी से। तो इससे क्या तुम्हारा दिमाग का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एग्जाम अभी नहीं सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा ना। ये सब सिंपल सा तरीका है कि एंट्रेंस किस बच्चे का क्वालिफाई होगा और किसका नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो क्वालिफाई हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीजें हैं। सो फर्स्ट यू सॉल्व एंड देन यू आस्क। इस तरह क्वेश्चंस पहले ट्राई करते खुद ही कर पाते। एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ क्लास। यहां से क्या आएगा, तो यहां से x माइनस 2 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 और 2/3। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक दिस टू कर्व विल इंटरसेक्ट एट दिस 2 पॉइंट, 2 पे और 2/3 पे कट करेंगे 2 बार। जैसे ग्राफ में रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको तुम ठीक से थोड़ा लार्ज ग्राफ भी बना सकते हो। सो ये मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट करेंगे। ये कट करेंगे जब x बराबर 2 होगा, कट करेंगे जब x बराबर 2/3 होगा। इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। चलो इसका ग्राफ बना देता हूं मैं। तो जैसे अभी मैं लाइन बना लेता हूं, ठीक है ना। लाइन में क्या है कि जैसे मैं x को 0 रख रहा हूं -1, मान लो ये 1 है, ये माइनस 1/2 होगा। देख तो ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है ना। x को 0 रखा था लाइन में तो y -1 हो गया था, y को 0 रखा x 1/2। सो दिस इज द, ठीक है। सो ये हमारे पास अभी लाइन है। अब क्या करना है इसमें कि यू हैव टू मेक ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो जैसे हमने कहा था कि एक तो ये 2 पे कट करेगा और दूसरा क्या है, दूसरा है 2/3। 2/3 मतलब 0.6 के आसपास यहाँ पे। तो रफली जो ग्राफ होगा, तो मान लो इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से होगा, मान लो रफली ये। सो ये 2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे ये जो नंबर है 2/3 है ये नंबर, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दिस इज द पोर्शन जिसका एरिया निकालना है आपको। इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, सो 2 कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं।
सो टू कर्व्स के बीच का जो एरिया होता है या तो डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन से भी। सो डबल इंटीग्रेशन से करोगे, अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने या वर्टिकल बनाने हैं, है ना। तो उसमें डिपेंड करता है कैसे करोगे आप, बट प्रैक्टिस करो इस तरह क्वेश्चन। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो सॉल्व कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि समझ आए। चलो पहले मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैं dx dy करूंगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है ये देखना है। तो लाइन पे अगर मैं x निकालूं, या dy dx भी कर सकते हो, सब टू यू कि कैसे करना है ना। dy dx से भी हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रिप, है ना। तो वर्टिकल से भी हो जाएगा। तो पहले वर्टिकल बनाऊंगा तो फिर मुझे dy dx, दोनों तरीका है, किसी भी ऑप्शन से जा सकते हो। dy dx, तो y बराबर क्या है, व्हाट इज द y on this lower curve, y on this upper curve. So y on lower curve है 3x square by 4 से 2x minus 1। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ये 2/3 से 2 तक, है ना। इसका प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे ले तो ये जो स्ट्रिप बनाया हमने ये कितना x एक्सिस पे मूव करेगा, तो x एक्सिस पे इसका कितना प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस से प्रोजेक्शन है आपका 2/3 से लेके 2 तक। तो ये डबल इंटीग्रेशन से हुआ, सिंगल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा सेम क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। जैसे क्लास 12 में जो मैं बोल रहा हूँ है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर वहां आप सॉल्व करोगे, सिंगल इंटीग्रेशन से क्या होगा 2/3 से 2, 2x minus 1 minus 3/4 x square dx, यही आ जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहां से इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x, 3/4 x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट है इसका 2/3 से लेके 2 तक, ठीक। सो 2/3 से लेके 2 तक, इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दो यहां से, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जस्ट सिंप्लीफाई करो, इससे आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, वी विल सी। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का, वी विल सी सम ऑफ द ऑप्शन विल कम। नेक्स्ट क्या है आगे, 40 45। तो डाउट मैं फिर से वही कर रहा हूँ, डाउट वही लोग पूछो जो ट्राई करके आए हो। इफ नॉट लाइक डाउट क्लास है तो कुछ भी पूछ ले, क्योंकि आप ट्राई करके आए हो, जब पूछ रहे हो तो आप सीखोगे कि क्या आपको नहीं आता है और क्या आपको सीखना था। बिना ट्राई करे डाउट पूछोगे तो कोई फायदा नहीं, जैसे पहले थे वैसे उसके बाद भी रहोगे। मतलब मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, जो तुम्हारा है उससे ही हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन 95 और 96 में सर, ऐसे क्वेश्चन में सर क्रिटिकल रीजन कैसे फॉर्म करते हैं? 94 95, अच्छा सर 95 से 96। अच्छा ठीक है, देखते हैं 95 96 क्या है। एक्स का पीएमएफ दे रखा है आपको, और क्रिटिकल रीजन, हाँ सो पूछ क्या रहा है आपसे, एक्स आप मास दिस, थीटा की वैल्यू 1 या 2 होगी, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो देखना है साइज कौन सा अटेन करेगा, और मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। तो पहले साइज 1/4 अटेन करने वाला कौन कौन सा क्रिटिकल रीजन है। तो आपसे अगर पूछा जाए साइज 1/4 का मतलब क्या है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 is true, so under H0 में क्या है, थीटा 1 है, अच्छा थीटा 1 है, तो थीटा 1 का मतलब ये P1 हो गया, है ना। तो whatever x you take
चाहे x बराबर 1 लो, x बराबर 2 लो, x बराबर 3, x बराबर 4, इन चारों केस में क्या होगा, साइज कितना आएगा, 1/4 है। अब नाउ यू डिसाइड व्हाट इज द पावर करस्पॉन्डिंग, ये चारों क्रिटिकल रीजन का साइज 1/4 ही है। नाउ व्हाट इज द पावर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट क्रिटिकल रीजन, पावर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H1 is true, तो कितना पावर है, तो फर्स्ट ऑप्शन का पावर कितना आएगा 1/11, सेकेंड ऑप्शन का पावर क्या होगा 5/11, थर्ड ऑप्शन का पावर 3/11, 2/11. हाँ, which one is highest, So 1/11. no highest, largest one, Okay, sorry sir, 5/11. so what is the correct option then, Yes sir, 2. why, because it is the most powerful test, the most powerful means the highest power, the one which has highest power is the most powerful critical reason, so second option is correct now. Okay. 96 में भी सिमिलर होगा, तो यहाँ पे क्या है, द क्रिटिकल रीजन द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2, फिर से वही है, so you first find size and then see the वैसे ही हो जाएगा, चेक करो क्या आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो तुम फाइंड कर सकते हो, सो लाइक्लीहुड रेशियो इफ यू फाइंड तो सिंपली आ जाएगा, लाइक्लीहुड रेशियो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, H0 upon H1, सो LH0 upon LH1 करोगे तो x की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो घटेगी, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग में क्रिटिकल रीजन क्या होता है, अगर लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, सो व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन देन, greater than equals to हाँ A. x greater than equal to k, तो यहाँ x greater than equal to k होगा, तो greater than equal to अगर 9 हुआ तो 9 10 पे 9 और 10 पे ठीक है, साइज आ जाएगा 2/10, इट्स फाइन, साइज बताओ अंडर H0, पावर बताओ अंडर H1, तो अंडर H1 आ जाएगा आपका पावर 9/55 प्लस 10/55, मे भी ये आंसर करेक्ट होगा फोर्थ वाला, तो इसमें फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन आएगा x मोर देन इक्वल टू k, क्योंकि इसका लाइक्लीहुड रेशियो है इन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कम पड़ रहा हो, यू कैन सॉल्व जैम PYQ, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं इस टाइप का। ओके, सो मैंने जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि तुम्हें कितना आता है। कई बार बच्चा सॉल्यूशन देख के सॉल्व करता है, तो जब आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व करते हो तो आपको ऐसा लगता है आपको सब आता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो आपको कुछ नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है कि अपने माइंड को आपने घर पे ट्रेन कैसे किया है, उसके हिसाब से, है ना। तो घर पे आप माइंड को कोई नया क्वेश्चन देख के खुद से ट्राई करते हो तो एग्जाम में आप ट्राई करने की हिम्मत कर पाओगे। अगर घर पे सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हो या बिना ट्राई किए किसी से पूछ लिए तो एग्जाम में किससे पूछोगे, फिर तो आप छोड़ के ही आओगे, दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा आपको। ये चीजें हैं। तो एनीवे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आउट ऑफ इसमें 34 हुआ कि नहीं, हो गया ना 34, 68, 61, ये तो आज ही थ्योरम बताया ना इसका, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। सो जिनका भी ये डाउट है, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हु इज दिस? भूमिका। सो डू यू नो दिस थ्योरम? एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 10 एंड 15। तो देखो मीन 10 है और सॉरी 10 एंड 5, तो रेट हो जाएगा 1/10 1/5। एक्चुअली होगा क्या, सो आज ही हम एक थ्योरम लिख रहे थे ना आज स्टार्टिंग में, तो यू हैव टू लर्न कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है सो फर्स्ट लर्न दैट कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे x जो है एक्सपोनेंशियल मीन 10 है तो रेट 1/10 होगा,
y एक्सपोनेंशियल मीन 5 है तो रेट 1/5 होगा। सो अभी हमने बताया था मिनिमम ऑफ एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Sir, exponential lambda 1 plus lambda 2. तो सम हो जाएगा, वहां n लैम्डा किया था क्योंकि लैम्डा इक्वल था, यहाँ डिफरेंट है तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यहाँ ये रेट है, लैम्डा इज रेट हियर नॉट मीन, ठीक है। सो यहाँ रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/10 प्लस 1/5, सो दिस इज रेट। सो मिनिमम ऑफ एक्स वाई हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल, अब ये कितना हो गया 3/10, 3/10, 3/10 is a rate. So what they are asking mean. So what is the mean of minimum x comma y? So just जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि you don't know this theorem actually. तो आपको ये थ्योरम समझने की जरूरत है, देन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। So यहाँ से आ जाएगा 10/3. So 10/3 will be correct answer. Okay. तो इसमें डी ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम में कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे ही देख के टिक कर सकते हो ऑप्शन बिना सॉल्यूशन लिखे डायरेक्टली। इस तरह क्वेश्चन 61 68, ये 68 था, 61 क्या है 61। So if the distribution of x is given by distribution function, so distribution function means CDF, ठीक है। distribution function मतलब CDF. So CDF is this. So expected value of x. So देखो, अब ये देख के बताओ ये जो CDF है ये किसका CDF है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का? कॉन्टिन्यूअस। सो कैसे पहचानते हैं? द CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर R. सो दिस विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चेक करो। सो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 और 3 की राइट हैंड लिमिट है 1, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो इट इज द CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे सिंपली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो PDF आ जाएगा। PDF आ जाएगा तो PDF आने के बाद मीन का डेफिनेशन लगा सकते हो कि व्हाट इज द EX। तो EX मींस इंटीग्रेशन x टाइम PDF इनटू dx, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है ना। सो थोड़े से बेसिक पे वर्क करना पड़ेगा। दोज हु हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स। ये सब बहुत फंडामेंटल है जो हम लोग बहुत इनिशियली पढ़ते हैं। So यहाँ से क्या होगा, मैं बता रहा था कि यू कैन फाइंड PDF सिंस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है। सो यहाँ PDF निकाल सकते हो। बट अगर ये डिस्क्रीट का होता या मिक्स्ड का होता तो डिफरेंशिएट करके PDF नहीं निकाल सकते, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाला अप्रोच काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये काम नहीं करता। अगर हो सकता है मिक्स का CDF हो या डिस्क्रीट का हो। सो डिस्क्रीट का होता देन यू कैन फाइंड PMF, मिक्स्ड है तो PMF PDF दोनों रहेगा उसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 2x/9 कब, जब x बिटवीन 0 and 3 and 0 अदरवाइज। सो ये आपका PDF आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया जस्ट। तो 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, तो x²/9 का डेरिवेटिव 2x/9, तो ये आ गया। अब क्या करना है आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऐसे निकाल सकते हो कि इंटीग्रेशन x टाइम PDF 2x/9 dx इंटीग्रेशन 0 से 3। तो इसको बाहर कर लो 2/9 को, तो ये बचेगा x² का इंटीग्रेशन x³ 0 से 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2/9 into 27/3
सो 3 9 से 3 जा 3 से 3 कट के 2 आ गया आंसर ना, चेक कर लो। सो वैसे 2 आंसर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकेंड मेथड है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का CDF हो, जो Ex इज इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF dx 0 से इंफिनिटी, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी है ये। सो यहाँ से आ जाएगा 0 से 3 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, और 3 से इंफिनिटी करूंगा जब मैं तो 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगा, तो आगे जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आगे अगला का लिखता मैं 1 माइनस 1 dx, तो ये 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, CDF की वैल्यू 1 है जब x 3 से ज्यादा है, तो 3 से इंफिनिटी पे। अब क्या करना है, सो यहां से क्या होगा हमारे पास, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो x और x क्यूब बाई 3, तो x क्यूब बाई 27 x माइनस, सो 27 0 से 3, तो यहां से आ गया 0 से 3, यहां से आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 27 बाई 27, 3 माइनस 1 2, ठीक। तो इस तरीके से करो तब भी आंसर 2 आएगा, इस तरीके से किया तब भी आंसर 2 आया। ओके, सो क्या बचा, एनी क्वेश्चन लेफ्ट, 40-45 हुआ कि नहीं? Forty-five. 4 person ABCD take turns in sequence this ABCD ABCD ABCD. Out of the 4 person, one who rolls a 6 for the first time will win the game. What is the probability D wins? तो उसमें क्या दिक्कत है, इस तरह क्वेश्चन क्लास 11-12 में था ना, देखो। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी D wins, ठीक है जी। तो A ने रोल किया, फिर B ने, फिर C ने, फिर D का टर्न आया, तो मुझे D के फेवर में सोचना है। तो बताओ 1 बाई 1 क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं डाई को, जिसके पास पहले 6 आएगा वो जीतेगा। तो D कब जीतेगा बताओ, पहला फेवरेबल केस क्या होगा D के पास, तो A ने टॉस किया उसको 6 नहीं आया, B ने टॉस किया 6 नहीं आया, C ने टॉस किया 6 नहीं आया, तो D टॉस करेगा और 6 आ जाएगा। तो एक फेवरेबल चॉइस ये है 2 या 4 है ना, D जीतेगा उसके लिए। सो 5/6 5/6 5/6, A टॉस किया 6 नहीं आया, B टॉस किया 6 नहीं आया, C टॉस किया 6 नहीं आया, D ने टॉस किया 6 आ गया। दिस इज द फर्स्ट फेवरेबल केस for D wins, और if this doesn't work then, तो अगला फिर केस है कि A B C D चारों टॉस किया, किसी को भी 6 नहीं आया, फिर A का टर्न आया, A टॉस किया 6 नहीं आया, B टॉस किया 6 नहीं आया, C टॉस किया 6 नहीं आया, फिर दूसरी बार जब D को चांस मिला तब 6 आ जाए, तो दिस इज अ सेकंड फेवरेबल चॉइस फॉर D wins। तो यहाँ होगा कि 5/6 पहले कितने 4 4 8 है ना, 7 बार आए, फिर ये हो जाए, ठीक है ना, तो 3 बार था 7 बार, फिर ऐसे ही 5/6 4 4 8 4 12। सो फर्स्ट 11 टॉस में 6 नहीं आए और 12th टॉस पे आ जाए, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम, तो इसको मैं 5/3 क्यूब लिख सकता हूं। सो 5/6, सो a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 फॉर्मूला a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। So a upon 1 minus r, r is the common ratio, common ratio क्या आएगा, so the common ratio is कितना है जी, 5/6 की पावर 4, हाँ
कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, कैंसिल कर लो, सो 5 की पावर 3 अपॉन एंड 6 की पावर 4 कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, बताओ ये कितना आ जाएगा? 671 125 upon 671. अच्छा ये ठीक है, सो 125 अपॉन 621, ठीक है, सो 125 अपॉन में 671, ओके 671, सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कि 125 अपॉन 671, सो ये आ गया। फोर्टी नंबर क्या है? 40 तो हो गया ना, 40 तो भी सॉल्व किया है, खत्म। चलो तो बस इंटीग्रेट करना था, किसका रह गया सबसे लास्ट में जो है 95 96 हो गया ना आपका, तो क्या बचा है अब देख लो, कोई क्वेश्चन बचा है देखो, सबसे नीचे जो है यहाँ पे 95 96 93 96 सही बताया हमने ना, 96 में आंसर ये डी होगा, ये क्रिटिकल से देख लो, 95 भी बता दिया अभी, और क्या बचा 93 में क्या है, x का डेंसिटी f है, CDF कैपिटल F है, सिमेट्रिक है, 10 के अबाउट, हाँ F7 0.3 है, तो क्या होगा चलो तो क्या करते हैं, x का डेंसिटी फंक्शन f है, डिस्ट्रीब्यूशन f है, f सिमेट्रिक है अबाउट 10, यदि क्या है सिमेट्रिक अबाउट 10, तो ये समझो, अभी समझने के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ये 10 है मान लो, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट 10 है, और CDF एट 7 0.3 है, तो x लेस देन इक्वल टू 7 0.3 है, तो यहाँ मान लो 7 है ये, तो ये प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो 10 से 7 का डिस्टेंस 3 है, सो यहाँ होगा 13, मुझे बताओ x लेस देन 7 0.3 है, ये 10 के अबाउट सिमेट्रिक है, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 13, सर 0.2, क्यों? सर टोटल एरिया सर 1 होता है, हाँ। 10 के बाद 10 के बाद की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी सर, तो 10 13 के बीच की प्रोबेबिलिटी सर 0.3 हो जाएगी 70 की वजह से, तो उसके बीच में अरे मेरे भाई एक मिनट रुको, मैं ये बोल रहा हूँ ये 0.3 होगा। हाँ ये 0.3 है और ये 10 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक समझ आता है, तो जैसे 10 से अगला 3 यूनिट डिस्टेंस ये है, पिछला 3 यूनिट ये है, तो 7 से पीछे की जो प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी 13 के आगे की होगी, सिमेट्रिक है ना, तो ये भी 0.3 है और ये भी 0.3 है मेरे भाई, तो बताओ बीच की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अब, अच्छा 10 से 13 का पूछा है, तो अब ये इक्वल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 0.3 0.3 0.6 हो गया, 1 माइनस 0.6 0.4, तो मतलब ये 0.2 और ये 0.2, ठीक, तो 10 से 13 का 0.2 आएगा, इतने अब ये बता रहे होगे, मैं पूछ रहा था, तो 0.2 आंसर है इस क्वेश्चन का। सिमेट्रिक अबाउट 10 है, ठीक है ना, 10 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 10 के दोनों तरफ सेम जैसा ग्राफ दिखेगा,
सर एग्जाम की डेट आ गई सीबीटी की। कब है? सर 22 मार्च। चलो बहुत टाइम हमारे पास है ना। सो 22 है तो मतलब हमारे पास 27 तारीख है ना। सो 25 डेज अभी है हमारे पास। चलो तो ये अच्छा है। सो अभी हम लोग प्लान कर सकते हैं, फिर सिर्फ मॉक टेस्ट का डिस्कशन हम लोग है ना मार्च में भी कर सकते हैं। तो अभी पहले PYQ कर लो और सिलेबस कर लो, बहुत टाइम है ना, और 25 दिन है, बहुत टाइम है। ढंग से उसमें तैयारी करोगे तो बस रिवीजन है, फोकस करो है ना कुछ पे, वो है क्वेश्चन खूब सॉल्व करो और खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे। तो अच्छा है, 22 मार्च आ गया फिर तो सही है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आएगा किसी का? एनीवन? अनुषा घोष, आप बताइए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए, इसमें क्या क्या रह गया? 71, 76, 79, देखो इसमें जो जो रह गया बताओ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही दिए, फिर पता नहीं क्या क्या रह गया इसमें। 93 के बाद क्या था आपका? 89, 89 में क्या है? ये है 89, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। अब ये सब तो बहुत आसान है ना, अगर कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, उसको ये पता ही नहीं है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये मतलब है ना कि यू डोंट नो व्हाट इज, क्योंकि ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब बाकी आंसर आना अलग चीज है, बट सिंपल है ना कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का मतलब क्या है। फर्स्ट यू नीड टू नो कि ये निकालते कैसे हैं। तो 2-4 क्वेश्चन करो तो बेसिक बहुत क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर पा रहे मतलब पता ही नहीं आपको, तो सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये यू हैव टू लर्न कि अब या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जो मेथड मोमेंट पढ़ा रखा होगा वो करो, बुक में देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इस तरह के, इसी कॉन्सेप्ट पे 10-20, क्योंकि यहाँ घर पे सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। तो सीखना पड़ेगा और घर पे सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन, तभी एग्जाम में सॉल्व होंगे। क्या है, बस ये सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, क्या होता है। सो सिंपल, Ex इज इक्वल टू x बार। अब Ex निकालो, इस पीडीएफ में मीन कोई निकाल सकता है? बताओ जिसने फाइंड किया हो, इसका मीन कितना आता है इस पीडीएफ से? चेक करो किसने फाइंड किया हो तो। व्हाट आई थिंक इज सिंपल, मुश्किल भी तो नहीं है ना। थीटा अपॉन x की पावर थीटा dx 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी ना ये। सो थीटा बाहर कर दो, x की पावर माइनस थीटा, सो x की पावर माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा प्लस 1, 1 से इन्फिनिटी। सो यहाँ से थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा आई थिंक आ जाएगा। इन्फिनिटी रखेंगे 0 माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये आ गया ना, एंड दिस इज इक्वल टू x बार। तो इसको सिंपलीफाई करो, यहाँ से थीटा निकाल लो, तो ये आ गया Ex और ये हो गया x बार। यहाँ से थीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा x बार माइनस x बार इज इक्वल टू थीटा। मुझे क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू x बार के टर्म में, तो थीटा वाले टर्म एक साइड ले आओ। ये सब क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसका मतलब। सो पहले सिलेबस देखो, जिन लोगों का सिलेबस के कुछ पार्ट मिसिंग है उसको ठीक करो पहले, फिर सिलेबस लगे कि वो पार्ट हो गया तो उस पे बेस 10, 20, 50, 100, 400, 500 क्वेश्चन सॉल्व करो। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर PYQ उठा के देख सकते हो, PYQ से भी कर सकते हो या बाकी जगह से कर सकते हो। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो PYQ देख सकते हो या फिर है ना बाद में मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये है। सो यहाँ से आ जाएगा x बार अपॉन x बार माइनस 1, ये आंसर है। ये सही है, क्या ही डाउट है? 81 भी है। 81। Question 80, हाँ, अच्छा। It's to find minimum variance on best estimate. इनका देखो जब जाओ 81 से क्या 87 भी है, ये ऑल्टरनेटिव में ऐसे लिख दिया है 83, 87, 89, 93, 96, 95, दो क्वेश्चन छोड़ के। तो 87 तो हमने पहले ही आज सॉल्व कर लिया, ठीक है। और 83 भी अभी सॉल्व किया है जस्ट, ठीक है। कोई क्वेश्चन बचा जो मैंने सॉल्व नहीं किया है? लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिए। 81
तो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां भी हमने ये सॉल्व कराए होंगे, उसमें भी है ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है। यस I found the sufficient estimator. Okay, after that, what? Like there is a method now to find the uniform numerics after finding sufficient estimator. okay, so x1 x2 xn be a random sample of size n from uniform distribution on 0 theta, then uniformly minimum variance unbiased estimator of theta is, so what is a UMUE है ना, so I think first option होगा ये, what is the problem, It is. so just apply Lemon-Seffy theorem, that's all. So what is the complete and sufficient estimator in case of uniform 0 theta? So it is xn now. Nth order statistics, yes. So you find the mean of nth order statistics, that's all. So you know this is a theorem that nth order statistics is sufficient and complete estimator, ठीक है। जो लोग बिगिनर है, जैसे कुछ लोग अभी ऐसे हो जो कॉलेज से बीएससी कर रहे थे, जैम का प्रिपरेशन नहीं किए, डायरेक्टली वो सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू किए हैं, तो उनके लिए इनिशियली मुश्किल लग रहा होगा सीयूटी का पेपर भी। जनरली मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो जैम वाले बच्चे जो जैम का तैयारी ठीक से किए, उनका एक लेवल इंप्रूव हो जाता है ऑब्वियसली, तो उनके लिए सीयूटी पेपर आसान होगा। बट वो बच्चे जो बीएससी कर रहे थे, तो कॉलेज में पास होने के लिए पढ़ते हैं रट्टा मार मार के, है ना, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा कि एमएलई का मतलब क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का मतलब क्या है, यूएमयू का मतलब क्या है ना, वहां रट्टा मार के पास कर लेते हैं कॉलेज में, इस तरह से है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लोग इस तरह के बिगिनर जो बीएससी कंप्लीट किया, सीधा सीयूईटी का प्रिपरेशन ही शुरू किए हो, तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना एक प्लेलिस्ट का, सीयूईटी फुल सिलेबस रिकॉर्डिंग, उसको देखो, उससे आप सीख सकते हो अगर आपने नहीं सीखा है तो। एंड देन सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये so nth order statistics sufficient and complete estimator for uniform 0 theta, ठीक है। so uniform 0 theta ये आपके पास है। so uniform 0 theta के लिए nth order statistics complete sufficient estimator है। तो यहां से क्या होगा, just you find, ये क्या आता है, ये तो फाइंड किया जा सकता है ना इजीली, वैसे सही काम हो जाएगा। बताओ से निकाल पाओगे? हाँ सर। So क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। What is the problem in this question then? I just wanted to know that approach. हाँ, just simple. If you find the mean, so अगर मान लो ये थीटा आ गया डायरेक्टली, suppose it comes theta only, then this will be the UMU, but it will not come theta, it will come something, है ना। So यहाँ पे क्या होगा, x टाइम जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ होता है, क्या होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, n टाइम बोलो CDF, तो यूनिफॉर्म 0 थीटा का CDF होगा x अपॉन थीटा, इसकी पावर कितना, n-1, चेक करो n या n-1, n-1 है ना या n, नहीं सर, थीटा टू पावर n ऊपर x की पावर मतलब ये बोलना चाह रहे हो ना आप। n। So this is the PDF of nth order statistics. सॉल्व कर लो इसको। So 0 थीटा में now just है ना, यहाँ से आप देखो, so कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, so it will be some times or something, तो बाद में क्या पता चलेगा कि इसका मीन जो है ना, एक्सपेक्टेशन n+1 upon n टाइम nth order statistics, this will be theta actually। तो जो मैं अभी निकाल रहा हूँ उसका आंसर आएगा, यहाँ से आएगा n थीटा अपॉन थीटा प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को, so this integration will be n थीटा अपॉन थीटा प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। एंड बाय लेमन-सेफी थ्योरम दैट फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज अनबायस्ड इज कॉल्ड UMUE। So function of complete sufficient estimator that is unbiased also is a UMUE. This is the UMUE. Okay. ठीक। So any more question in CUET 2022 PYQ?
हमने 23 का पीवाईक्यू किए हैं, 22 का भी लास्ट 2 क्लास में हमने डिस्कस किया है ना, लास्ट 2-3 क्लासेस में जो भी। और चलो फिर ठीक है, आज यही स्टॉप करता हूँ। फिर भी जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए पीवाईक्यू, यू सॉल्व 2023 पीवाईक्यू, 22 पीवाईक्यू। आप पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखना अगर डाउट हो तो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है। जो बचा होगा देन उसका आप डाउट पूछ सकते हो। अभी कल मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल है ना सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का थ्योरी करा दूँ। तो अभी तक पीवाईक्यू में हमने 2023, 2022 का किया है। मॉक टेस्ट डिस्कशन में हमने यूनिट वाइज पहले 3 मॉक टेस्ट डिस्कस किए थे, है ना जस्ट। अभी फुल लेंथ का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। देन विल डिस्कस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, है ना। अब एग्जाम का डेट जैसे 22 मार्च आ गया, तो वी हैव 25 डेज अराउंड। तो अब उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बुक से या मटेरियल से या कैसे भी, कहीं से भी, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। कल क्लास फिर से वही 6 to 8 होगी। गुड नाइट।